नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से लंबे समय तक जुड़े रहे और उपाध्यक्ष रहे नागेंद्र कुशवाहा और आज की तारीख में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव हैं। बड़ा संघर्ष किया ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में और बगावत करी अन्याय के खिलाफ और न्याय की बात करते हुए अपना संगठन बनाया। उनसे बात करेंगे सहारा निवेशकों की और आगे की रणनीति की, सुब्रत राय की और केंद्र सरकार की, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। नागेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। पहला ही प्रश्न है कि ये जो आपने संगठन बनाया, क्यों जरूरत आन पड़ी संगठन की? और भी कई संगठन हैं, जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष में आप थे ही, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि आपको भी संगठन बनाना पड़ेगा? थोड़ा बताइए संगठन के बारे में। बहुत अच्छा सवाल किए सर आपने। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये नया संगठन है। तो आपको बता दूं, आपके माध्यम से तमाम देश के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको ये बात समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने जब सहारा श्री कहना तो बेवकूफी होगी, सुब्रत राय ने आश्वासन दिया था कि मार्च 2021 तक सबका भुगतान कर देंगे। वो नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक भुगतान दे देंगे। जब वो तारीख फेल हो गया था तो हम लोगों को लग गया था कि अब सहारा में पैसा लेना इतना आसान नहीं रह गया है। और हमने अधिवक्ताओं से जो संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है आप लोग लीगल कार्रवाई में लग जाएं। लीगल कार्रवाई के लिए जब हमने रांची हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां जो हमारे अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग देश के सभी विभागों में एक पत्र लिखिए और सहारा की सारी कारगुजारियों के बारे में लिखें और साथ ही साथ एक एनजीओ का गठन करें। और एनजीओ गठन हो जाएगा, उस एनजीओ के माध्यम से ही जनहित याचिका लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अक्टूबर से ही हम लोग इस कवायद में लग गए थे और देश के 11 विभागों में करीब 2000 आदमी का हस्ताक्षर करवा करके हम लोगों ने भेजा था। माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, जितने भी देश के आला अधिकारी हैं, सीबीआई से भी सबको हमने दिया था। और उसी समय हम लोगों ने एनजीओ फाइल कर दिया था 2021 में ही। चूंकि एनजीओ में काफी हेयरिंग होता है, इतना आसानी से इसका लाइसेंस नहीं मिलता है, तो हमको उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर दिसंबर 2022 में 21 में ही मिल चुका था। और मेरे पास सारा एविडेंस है, बोलेंगे तो आपको दे देंगे। दिसंबर 2021 में हम लोगों को मिल चुका था। चूंकि उसी समय जब हम जनहित याचिका लगा रहे थे तो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो काफी अच्छा संघर्ष कर रहा था उस पर भी हम लोगों की निगाह पड़ी। तो हम लोगों की वार्ता उनसे शुरू हुई तो वो लोग अपने संगठन में हमको आने का निमंत्रण दिए, जिसने हमने सहर्ष स्वीकार किया और उस संगठन से हम लोग अपना काम शुरू कर चुके थे। नगेंद्र जी, ये तो सारी लाइसेंस बात हमको मिल है, ये जी भी बातें हो एक बात चुकी हैं हम क्लियर लोगों कर दे की। सर, चूंकि इस हाँ, संगठन में हम वहाँ जुड़ के एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे और बहुत दूर तक चले गए थे, तो फिर हमको लगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को अगर हम प्रमोट करेंगे तो लोगों में गलतफहमी पैदा होगी। तो हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस संगठन में जुड़ने के बाद बहुत सारी काम हम लोग किए, तो लगभग साल भर उसमें काम नगेंद्र जी, वो किए। सारी बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। आज की तारीख में जो है आपका संगठन क्या काम कर रहा है? हमारा संगठन का देखिए मेन बेस तो हम लोग इसको बनाए ही थे इसी के लिए कि इस देश में जितने भी फाइनेंशियल स्कीम हुए हैं, जितनी चिट फंड कंपनियां, सोसाइटी इस तरह का बना करके लोगों से फ्रॉड किया और पैसा लेकर के नहीं दिया, उन सबों के खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा एक मकसद है। क्योंकि बेस हमारा सहारा इंडिया ही था। सहारा का जमाकर्ता झारखंड और बिहार में काफी भरे पड़े हुए हैं, मैं खुद भी एक सहारा का जमाकर्ता हूँ। तो हम लोगों को लगा कि सबसे पहली लड़ाई हमको सहारा से ही लड़ना है, क्योंकि सहारा में जितने डिपॉजिटर हैं उतने और किसी भी कंपनी में नहीं है। और सबका लोग धीरे धीरे इस देश से पलायन कर चुके हैं और सहारा को हम लोग पकड़ के रखे कि हमारा पैसा उससे मिल जाए। इसीलिए हमारा मेन उद्देश्य अभी केवल और केवल यही है कि सहारा के सहकारिता समितियों और सहारा के क्यूसोप, कॉमर्शियल इत्यादि जो भी चीज पैसा डूबा हुआ है उसको हम लोग किसी भी तरह संघर्ष करके इस देश के वासियों को भुगतान करा दें। साथ ही साथ सहारा में जो लोग काम करने वाले
जो एजेंट थे, कार्यकर्ता थे, उनका टीडीएस का पैसा भी इन्होंने नहीं दिया, फ्यूचर फंड का पैसा रख लिया, साथ ही साथ उनका जो ड्यूज कमीशन था वो सब रख लिया। वो सब के लिए हम लोग लीगल तरीके से लड़ना चाह रहे हैं और इस देश के लोगों का भुगतान करवाना चाह रहे हैं। नागेंद्र जी, 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, आप भी थे वहां पर, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले सारे संगठन के लोग आए, एक बड़ा संदेश गया। लेकिन उसके बाद में मदन लाल आजाद, अभयदेव शुक्ल का वाद विवाद शुरू हुआ। और आपकी भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी अभी, जो है देहरादून वाला अभयदेव शुक्ल का कोई पोस्टर था, उस पर जो है। तो आप सुब्रत राय, केंद्र सरकार से लड़ना, तो आरोप प्रत्यारोप से क्या इस तरह का जो है संगठन जो है ये आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा है क्या? देखिए सर, इसमें हम क्या कहें। आपने एक बहुत अच्छा पहल किया था। जब हम जन आंदोलन मोर्चा में भी काम कर रहे थे तो मदन लाल आजाद जी का और अभयदेव शुक्ला जी का वाद विवाद लगातार होता ही रहता था और हम उस पर बहुत कोशिश करते थे कि इस तरह का मामला ना हो। कई बार हमको डिफेंसिव मूड में भी आना पड़ता था, चूंकि संगठन में हम काम करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर उंगली उठाया करते थे बार बार वो, और इनका उनका तकरार चलता ही रहा। लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाया कि दोनों को एक साथ बैठाने का काम किया और ये जो प्रोटेस्ट हुआ और उस सबको एक मंच पर लाने का काम जो आप किए, इसके लिए आपका सदा हम आभारी रहेंगे। और हम चाह भी रहे थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म सबका मिला करके चले, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। लेकिन कार्यक्रम के दिन जो था वो तो सब कुछ ठीक ठाक था। थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम इस बात का हुआ कि जिस बात के लिए सबको वहां बुलाया गया था कि सब लोग हम लोग मिल करके संसद का घेराव करेंगे और एक अच्छा मैसेज हम लोग यहाँ से देंगे और कुछ ना कुछ परिणाम निकालेंगे, और लगभग हम लोग वही तैयारी करके गए भी थे। और 2 दिन के लिए कहा गया था, हमारे भी संगठन के बहुत सारे लोग गए थे और बाकी लोग भी गए थे और हम लोगों ने दिल खोल करके उसमें साथ दिया। लेकिन वैसा प्रोटेस्ट जो था, लोग आए भी, काफी अच्छी भीड़ भी हुई। लेकिन सांसद घेराव करने की बात जब आई, दिन भर तो लोग कहते रहे और उसके बाद संध्या बेला में बात से मुकर गए। कहीं ना कहीं झटका हमको भी लगा था। फिर भी हमने कहा कि चलो, एक दिन का तो एक चीज है नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हुई, हमने तो कभी ये पे नहीं किया। वो दोनों के बीच में ही आपस में तकरार होना शुरू हुआ, कटाक्ष होना शुरू किया गया। तो उस पे एक पोस्ट जो आया था उसमें हमने उनका समर्थन किया था कि नहीं, आप जो लिख रहे हैं वो सही है। वो मदन लाल आजाद जी को अच्छा नहीं लगा कि आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। जो सच बात है वो तो कहना ही पड़ेगा सर, वही नागेंद्र जी, मामला है। जी नागेंद्र जी, होता क्या है कि यदि आप किसी के बैनर तले जा रहे हैं तो आप गेस्ट के रूप में माने जाते हैं ना, और जिसके बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है उसे लगता है साहब कार्यक्रम तो हमारा है। एक सुझाव मैंने दिया बीच में और उसमें चर्चा भी चली है कि जैसे किसान संगठन है देश भर में, वो सैकड़ों संगठन है, वो अपनी अपनी लड़ाई सारी लड़ते हैं, लेकिन उनका एक मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा, है ना। तो एक ऐसा जो है संगठन निवेशकों का बने, जैसे संयुक्त निवेशक मोर्चा बन सकता है और कुछ भी बन सकता है। उसमें क्या होगा कि कोई टीम बना ली जाए जिसमें 21 लोग और भी बढ़ाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, तो समान अधिकार रहे उसमें। ये नहीं रहेगा साहब मैं नेता हूँ, ये हमारे मेहमान है, ये कार्यकर्ता है। तो इस तरह की चर्चा के सुझाव के बारे में क्या कहना है आपका, बताइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जो अनुभव रह रहा है वो अच्छा नहीं रह रहा है, क्योंकि उस दिन का जो कार्यक्रम था, ये बात सही है कि वो तब जब संगठन के द्वारा, माननीय मदन लाल आजाद जी के द्वारा वो कार्यक्रम घोषित किया गया था और वो सबको आमंत्रण किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह से मंच को हाईजेक कर लिया था, जैसे लग रहा था कि उसी दिन वो सांसद और विधायक का टिकट ले ही लेंगे। जिस तरह से चापलूसी किया जा रहा था, जो केंद्रीय मंत्री जो सॉरी पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय दिग्विजय सिंह जो आए हुए थे, ये जो लोग थे मंच पर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उनकी चाटुकारिता करके एकदम अभी के अभी सांसद और विधायक का टिकट ले लेंगे। शायद यही बात हमको लगता है मदन लाल आजाद जी को नागवार गुजरा और खराब गुजरा, और उसके बाद परिस्थितियां इतना खराब हुई। कुछ लोग, देखिए, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं इस संगठन के आड़ में जो लोग पीड़ित हैं, उसके कंधों पर सवार होकर के लोग चाह रहे हैं कि हम सांसद विधायक और बड़े बड़े पद पर चले जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए देश के लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोगों को उस ओर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। इस देश में बहुत सा सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो बिना किसी सरकारी पोस्ट पे रहे हुए, बिना सांसद और विधायक रहे हुए भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या हम वो नहीं कर सकते हैं? हमके लिए, हमारे लिए क्या सांसद और विधायक बनना ही काफी है क्या? देश के 10 करोड़ लोगों की पीड़ा को अगर हम सही कर देते हैं, उनका दुख दर्द दूर हो जाता है,
तो इस जीवन में इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। हम सांसद विधायक बने ना बने वो अलग बात है, और हमें तो बनने का ख्वाब ही नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही सामाजिक काम करते रहे और हमको समाज का ही काम करना अच्छा मतलब लगता है। और मतलब राजनीतिक इस देश राजनीतिक की बड़ी महत्वाकांक्षा पीड़ा को जो है, अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं। जी मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा आंदोलनों को कमजोर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। देखिए, गैर राजनीतिक संगठन जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अन्ना हजारे जी ने क्या किसी राजनीतिक पार्टी से गए थे क्या? लेकिन उनके आंदोलन से निकल के कितनी राजनीतिक पार्टियां इस देश में फली फूली बढ़ी, लेकिन उनका सम्मान वही है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद वो चाहते तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो पोस्ट चाहते वो मिल जाता। लेकिन जो सम्मान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, वो सम्मान तब उनको मिलता क्या? फिर वो भी किसी न किसी विवाद में पड़ जाते। तो देश की आजादी में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन जब पद लेने की बारी आई तो वो नहीं कहे, तभी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए। हम लोग क्यों वो महत्वाकांक्षा पाले? दिग्विजय सिंह जो पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने जो है वहां पर वादा किया था कि भाई कांग्रेस शासित प्रदेश जो है उनमें भुगतान शुरू करा देंगे। अभी ऐसी कुछ प्रक्रिया तो शुरू हुई नहीं, क्या कहना चाहेंगे? चरण सिंह जी, देखिए, दिग्विजय सिंह की बातों से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते। दिग्विजय सिंह के क्या, हमको सत्ता और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों इस केस में मिले हुए हैं। यही दिग्विजय सिंह हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जिस दिन अयोध्या में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का, उसी दिन कुछ लोग उनके पास गए हुए थे मिलने के लिए सहारा के मुद्दे पे। तो उन्होंने डांट के भगा दिया था और कहा था क्या हमसे पूछ करके पैसा जमा किए थे। और वही दिग्विजय सिंह जब एक अच्छी भीड़ देखे तो वहां भाषण देने के लिए पहुंच गए। भाई, कांग्रेस शासित में ही क्यों करना चाहिए? अगर करना है तो करा कर दिखा देना। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम का ही गठबंधन का सरकार है हिम्मत तो करके दिखा दे। बिहार में भी उनके लोग हैं सरकार में। ये केवल भूल भुलैया वाली बात है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, करा दे। ये इनसे कुछ होना जाना है नहीं, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। क्योंकि भीड़ देख करके नेताओं को भाषण देने का आदत हो जाता है, और उसी आदत में ये आकर के कहे, जिस व्यक्ति के मन में इस बात तरह का है कि हमसे पूछ के पैसा जमा किए थे क्या, और आप उससे उम्मीद पाड़ रहे हैं और उनका पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं कि वो अब आपका काम करा देंगे, हम तो इस मुगालते में नहीं रहते। हमको एक तो आपका जरती सर, भरी भरोसा नहीं। और कोई नेता इस तरह की भाषा क्यों बोल सकता है कि हम कांग्रेस शासित प्रदेश में करा देंगे? उसके लिए तो पूरा देश है, उसके तो हर एक जनता उसका अपना है, सबके लिए बात करना चाहिए ना। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम झारखंड के लोगों का भुगतान करा देंगे, बाकी पूरे देश का लोगों का नहीं कराएंगे। ऐसा कहते क्या? लीग नागेंद्र जी, लीगली क्या आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं आपके संगठन के बैनर तले? देखिए, हमारा विजन स्पष्ट है। हम लगातार बात नहीं चेंज करते। हमारा रोड मैप जो बना हुआ है कि हम लोग लीगल में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए काफी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे कागजात और बहुत सारी तैयारियां जुटा किया जा रहा है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जल्द से जल्द एक जनहित याचिका लगाएंगे, और उसमें संपूर्ण भुगतान ब्याज समेत कराने की बात करेंगे। और सहारा प्रबंधन ने जो गलत काम किया है देश की जनताओं के साथ में, देश की जनता की भावना से जो खिलवाड़ किया है, उसको सजा दिलवाई जाए। इसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ी पहल करने के लिए जा रहे हैं, और पूरा थीम मेरा संगठन का वही है। दूसरा, केंद्र सरकार और सुब्रतो राय का जो गठजोड़ हुआ है, जो साठगांठ हुआ है, जो संरक्षण देने का काम किया है, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम इनको रोड पे एक्सपोज करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरे देश भर में हर एक जिलावार में जहां जहां संगठन मेरा बन चुका है, हम लोग वहां मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा मेन दो ही काम है, और तीसरा काम है हमारा अपना संगठन का विस्तार। इसी पर हम काम कर रहे हैं। नागेंद्र जी, झारखंड का कितना पैसा होगा निवेश को सहारा पर? लगभग 40,000 करोड़ रुपए। क्योंकि झारखंड और बिहार ही सबसे ज्यादा पैसा सहारा में इन्वेस्टमेंट करवाया है। तो क्या प्रदेश स्तर पर हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार ने अच्छा पहल किया है झारखंड गवर्नमेंट का। क्योंकि अभी हमारे लोग गए हुए थे, चूंकि उस दिन हम यहाँ बाहर थे, नहीं तो हमको भी उस मीटिंग में जाना था। केंद्रीय यहाँ के राज्य वित्त मंत्री जो हमारे कैबिनेट के हैं, रमेश्वर उरांव जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था और इस बात को समझे थे। चूंकि सहारा ने इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, सबको ज्ञापन ज्ञापन का खेल खेल दिया कि मामला सहारा और सेबी का है, और सहकारिता समितियों की बात इसने रखा ही नहीं।
और वही बात सबके जेहन में चला गया। हम लोग देर से पहुंचे सारी बात को क्लियर करने के लिए। तो झारखंड गवर्नमेंट बहुत बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करने जा रहा है और करना स्टार्ट कर चुका है। अभी हमारा जो मामला था झारखंड में, वो सीआईडी को ट्रांसफर करा दिया गया है। सीआईडी के डीजीपी साहब के साथ एक मीटिंग हमारी हो गई है, टेलीफोनिक वार्ता लगातार चल रहा है। और जो चीज वो मांग रहे हैं हम लोग लगभग उनको अवेलेबल करा दिए हैं, और एक बड़ी कार्रवाई झारखंड में इन पर होने जा रहा है। इनका अकाउंट्स का भी सारा स्टेटमेंट निकाला गया है। 600 करोड़ रुपया लगभग इनका पकड़ा भी गया है कि किस तरह से पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर किए हैं। और सरकार ने आश्वासन दिया है, खास करके हमारे जो रामेश्वर उरांव जी जो झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं, वो खुद ही बहुत काबिल आदमी और पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर हैं। और वो उस बात को समझने में थोड़ा सा उनको देर लगा, क्योंकि उनको समझाने के लिए कोई गया ही नहीं था। और जब हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन उनको रखा है तो उनका भी माथा खराब हो गया है कि इस तरह का स्कैम मेरे नाक के नीचे हो कैसे गया। तो बड़ी कार्रवाई की ओर झारखंड बढ़ रहा है। और नागेंद्र जी, झारखंड में और भी दो चीज हुआ है। मेरा जो गृह जिला है धनबाद, वहां पे हम लोगों ने एक हाई लोअर कोर्ट में केस दर्ज कर रखा है। उसमें एक ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन हम लोग अभी उसको फ्लश नहीं किए थे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने रिवीजन फाइल किया है। और उसमें भी एक बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होने जा रहा है। और रांची के लोअर सीजेएम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ था, उस पर भी आजकल में ऑर्डर निकल चुका है। वहां भी गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इनके अधिकारियों को बचने का कोई रास्ता है नहीं, जाएंगे सारे के सारे जेल, कोई बचेंगे नहीं। हाँ नागेंद्र जी, अभी अमित शाह ने जो ये सारा रिबन पोर्टल लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोर्टल सरकार ने जो व्यवस्था दिया हम उसका स्वागत करते हैं कि चलो सरकार ने कुछ पहल तो किया। लेकिन इसके आड़ में अगर कोई राजनीति करना चाह रहा है उसका हम विरोध करते हैं। वो चाह रहे हैं कि 10,000 20,000 रुपया दे के कोई खैरात बांट रहे हैं क्या? हमारा पैसा और हम ही को देने के लिए कई टुकड़ों में दे रहे हैं। अरे भाई, जब सीधा सीधी बात है कि सुब्रत राय ने कई बार अखबार टीवी के माध्यम से विज्ञापन दे करके कहा कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। बैलेंस शीट तक दिए हमारे पास आज भी पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लगभग 2,89,000 करोड़ रुपए का मेरे पास में परिसंपत्तियां हैं। 25,000 करोड़ रुपया सेबी में है। तो जो देने वाला कह रहा है कि हम पूरा पैसा दे सकते हैं और जिस दिन देंगे उस दिन तक 9% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ देंगे, तो बीच में केंद्र सरकार दलाली करने वाला होता कौन है? कि एक कह रहा है कि हम 10,000 देंगे और 30,000 देंगे और केवल जमा धन की वापसी करेंगे। हम क्या उस पैसे की मांग कर रहे हैं क्या, जो भारत सरकार विभिन्न स्कीम के तहत में वृद्धा पेंशन दिया करता है, मनरेगा के तहत पैसा दिया करता है, बाथरूम के तहत पैसा दिया था, वो मांग रहे हैं क्या? हमारा और उसके बीच जो एग्रीमेंट था सहारा के बीच में कि हम 64 महीना में डबल देंगे। हमारा स्कीम था कि हम एमआईएस में 12% देंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि हम हर स्कीम पे 13%, 12%, 10% का इंटरेस्ट देंगे। तो मेरे और उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट में अगर भारत सरकार को कुछ करना ही है तो कोई अच्छा काम करो ना। ये कौन सा बात हुआ कि आप कह रहे हो कि हम टुकड़ों टुकड़ों में पैसा देंगे, जबकि एक तरफ उसकी इतनी सारी परिसंपत्तियां पड़ी है, चाहे वो एमबी वैली हो, बरसवा का जमीन हो, या कई तरह का सहारा शहर, सब तो हमारे ही पैसे का बना हुआ है। क्योंकि वही पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से आपने ट्रांसफर किया क्यूसॉप में, क्यूसॉप से ट्रांसफर किया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और नया पैसा भी आप लेते रह गए सोसाइटी में। तो सब कुछ तो हमारा ही पैसा का है। उसको क्यों नहीं बेच करके जमाकर्ताओं को एक बार सरकार पहल करना चाह रही है कि सबको दे दिया जाए? ये लोग केवल मूर्ख बनाने वाली बात कर रहे हैं। ये पोर्टल तो की बात रही, पोर्टल भी इस तरह का लॉन्च किए हैं कि लोग दिन दिन भर रह रहे हैं, रात रात भर लोग जग जग करके उसमें चाह रहे हैं कि अप्लाई कर दें, वो हो नहीं पा रहा। ये किस तरह का पोर्टल बनाया है भाई? किस तरह का ये वेबसाइट है जिसमें कंप्लेन आदमी कर ही नहीं पा रहा ठीक से? एक कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मामले को उलझा करके किसी भी तरह से 2024 का इलेक्शन जीत लिया जाए और बाद में लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाए। जैसे पिछला 2014 का इलेक्शन मैंने कहा था कि सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया सबको दिया जाएगा, और बाद में कहे वो तो चुनावी जुमला था। फिर यही कहीं चुनावी जुमला न बन जाए, इसीलिए इस सरकार को एक्सपोज करने का हम लोग काम कर रहे हैं सड़कों पे। बाकी इनसे बहुत ज्यादा हम लोग उम्मीद नहीं पाले हुए हैं, क्योंकि अगर इनकी अच्छी नीयत होती तो चरण सिंह जी, आपको पता होगा कि कोरोना के बाद इस देश में इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया गया था। इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज बांट रहे हैं। इस देश के 10 करोड़ आम जनता जिसका पैसा फंसा हुआ है, और उसका परिवार को अगर मिला दो तो लगभग 50 करोड़ लोग मारे मारे फिर रहे हैं।
और उनके बाल बच्चों का फीस नहीं भरा जा रहा, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या एक 50 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं दिया जा सकता था? अगर सरकार की अच्छी नीयत होती तो सरकार कहता कि हम जितने ही पोर्टल पे लोग आ रहे हैं उनको हम संपूर्ण भुगतान ब्याज समेत अभी के अभी कर रहे हैं, पैसा भारत सरकार देगी। और चाहता तो चाहे तो सेबी में पैसा जमा है 25,000 करोड़, या जिनकी जितना इनका परिसंपत्तियां हैं सबको जब्त करके बेच करके नीलाम करके सारा का सारा पैसा ब्याज समेत सरकार वसूल कर लेती। लेकिन इनकी नीयत है नहीं, इनकी नीयत है कि किसी भी तरह सुब्रत राय को बचाया जाए। आज तक इनसे मोटा मोटा चंदा लेकर के ये लोग इलेक्शन लड़ने का काम किए हैं, आगे भी वही चाह रहे हैं कि उनको वरदान मिलता रहे और इस देश के वासियों को पोर्टल के माध्यम से 10,000, 20,000, 25,000 रुपए का झुनझुना देते रहे। और जो ब्याज का पैसा है वो सीधे सीधे जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके पैसे को वो यूज करे, वो इलेक्शन में अपना इस्तेमाल करे और अपनी पार्टी को बड़ा से बड़ा बनावे, नेशनल से इंटरनेशनल बना ले। यही इनकी योजना है, अमित इसका हमने शाह जो विरोध। है, सुब्रत राय बोलते थे कि सेबी से पैसा लेना है देना नहीं है, तो ये तो सुब्रत राय की जीत हुई एक तरह से। सुब्रत राय ने सारी टेंशन जो है अपनी वो निवेश को केंद्र सरकार पर टाल दी। तो केंद्र सेबी सरकार से के यदि गाल पे तो बहुत बड़ा मिला है तमाचा मारा है तो सुब्रत राय ने। जी। चरण सिंह जी, इस मामले से सुब्रत राय ने केंद्र सरकार के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है कि वो सेबी का पैसा जो चाह रहा था उस तरह से लोगों को बंटवा भी लेना चाह रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, उनका जो पेरोल है वो भी कंटिन्यू रह जा रहा है, हर तरह से तो उन्हीं को फायदा हो रहा है। ऐसा आपने कहीं देखा है क्या कि जिसके ऊपर में 2,000 3,000 गंभीर मामला दर्ज है और उसके लोग सभागार में बैठ करके, और माननीय जो इस देश के सहकारिता मंत्री वो गृह मंत्री भी तो हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो सभागार में बैठ करके इज्जत पा रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर भुगतान के लिए तरस रहे हैं उनको लोगों को पूछा तक नहीं जा रहा है। तो और क्या हम इन लोगों से उम्मीद पाल करके रखें? हमने तो आज तक, मेरी उम्र भी 48 साल हो गई, कई सरकार को हमने भी देखा, कभी नहीं देखा कि कोई गृह मंत्री के सामने जिसके पास इतने सारे चार्जेज लगे हुए हो वो बैठ करके सम्मान पाया हो। ऐसा आपने कभी देखा है क्या? ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। हिम्मत कैसे हो गई? जो लोग वो सहारा का डायरेक्टर उस सभागार में बैठे हुए थे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके मामले में FIR दर्ज है, कितने लोग भगोड़ा घोषित हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, और वो गृह मंत्री के सामने साक्षात बैठ करके अपना सम्मान पा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो इस बात का और ज्यादा होता है कि आप जैसे लोग तो कम से कम इस बात को मीडिया में रखने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, हम लोगों का इंटरव्यू के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया जो इस सारे मुद्दे पर खामोश रहता है और उस दिन अपना सब कुछ वहां दिखा रहा है, जैसे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान का भुगतान वही हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर भाग जाए, अभी जो मामला हुआ था इलाहाबाद का, जो अभी तक नहीं वांटेड है, नहीं पकड़ी गई है, उसके लिए तो महीनों महीनों टीवी में चलते रहता है। और इतने सारे लोग जिनके ऊपर इतना सारा केसेस लगा हुआ है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है, वो मीडिया के सामने वो इंटरव्यू दे रहा है, सभागार में गृह मंत्री के सामने बैठा हुआ है, और लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। क्या इस देश का दुर्भाग्य है? ये भाजपा सरकार ने क्या से क्या इस देश को बना दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नागेंद्र कुशवाहा जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अब सीधी सीधी बात है कि लोग सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। अगर आपको भुगतान लेना है तो वर्तमान सरकार का आपको विरोध करना ही होगा। हम लोग भी जन्म से लेके अभी तक भाजपा, जब से वोट देने का अधिकार मिला हम लोग भाजपा को ही वोट देते रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि जो हमारे रक्षक है वही भक्षक बन गए, जिनको हम चुन के भेजते वही हमको आंख दिखा रहे हैं। तो आखिर कब तक इनका हम बर्दाश्त करेंगे? हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि हर चीज को देखें, परखें और इस वर्तमान केंद्र सरकार का विरोध करें। अगर हमारा भुगतान अगर संपूर्ण ब्याज समेत नहीं होता है तो 2024 में इनको वोट नहीं दे, एक एक वोट के लिए तरसा दे। चूंकि हम लोगों की संख्या 50 करोड़ के आसपास है। 50 करोड़ कोई पाकिस्तान के वोटर नहीं है, अफगानिस्तान के वोटर नहीं है, या अन्य किसी देश के नहीं है। 50 करोड़ की संख्या में कितना सरकार बनेगा और कितना सरकार जाएगा?
तो इनको सबक सिखा देना। हम वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम वर्तमान केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। इनको हराने के लिए जो भी खड़े होंगे हम उसको वोट दे देंगे, भले वो जीते चाहे हारे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही देश की जनता से आह्वान करेंगे। और साथ ही साथ कहेंगे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जब कार्यपालिका हमारी बात नहीं सुना, हमको मदद नहीं किया, तो हम न्यायपालिका में जा रहे हैं। सबसे आग्रह करेंगे कि इसमें सब लोग सहयोग करें, और जो हमारा संस्थान के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है प्रत्येक जिलावार, सब उसमें भाग लें और इस सरकार को नंगा करने का काम करें, इसको एक्सपोज करने का काम करें कि एक अपराधी को बचाने के लिए देश के 50 करोड़ आम जनता को सूली पर चढ़ा दिया गया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए 50 करोड़ लोगों की बातें अनसुनी कर दी गई। तो इनको सबक सिखाने की जरूरत है, लोग सबक सिखाएं। जी 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 नागेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी, धन्यवाद सर, नमस्कार।